अब आते हैं, टॉपिक है जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइम टू टाइम चेंजेज हुआ, मेजर चेंजेस। क्या हुआ? मेजर चेंजेस। तो उसको हम लोग क्या बांट दिए? जनरेशन में बांट दिए। सेम टाइप की चीजें एक जनरेशन में आएगा, उसके बाद उसमें मेजर चेंजेस हुआ तो दूसरे जनरेशन में, उसके बाद चेंजेस हुआ तो तीसरे जनरेशन में। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग का भी जनरेशन होता है। आपने इसके पहले पढ़ा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना? फंडामेंटल में जब आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी जनरेशन है। तो इसमें भी आपको 5 जनरेशन है। कितना जनरेशन है? आज बाइक में कुछ नहीं है। कौन सा? अच्छा, इसके जस्ट क्लास के बाद चलिए। तो जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी 5 जनरेशन है, और ऑब्वियसली पांचों का नाम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन तो एकदम से क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में आपका था मशीन लैंग्वेज और सेकेंड जनरेशन में था आपको असेंबली लैंग्वेज। तो ये तो क्लियर है, मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है। थर्ड जनरेशन से आपको स्टार्ट हुआ हाई लेवल लैंग्वेज। क्या स्टार्ट हुआ? और उसमें ध्यान देना है कि उसमें किस किस टाइप का लैंग्वेज आपका आया। सर तो फर्स्ट थर्ड जनरेशन से आपका आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और उसमें जो आया वो है आपका सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, C#, पास्कल एंड फोर्ट्रान। तो ये सारा लैंग्वेजेस आया आपको थर्ड जनरेशन में। यानी कि अभी हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग को यूज करना है? क्यू बेसिक। उसका नाम ही नहीं रखे हैं तो उसको कम से कम हम दे देते हैं कि हम लोग का अपना लैंग्वेज है ना, उसका नाम तो होना चाहिए। पहले बेसिक आया था, क्या आया था? तो ये थर्ड जनरेशन में आया था। क्लियर है? तो इसमें सारी चीजें आपको लिखी हुई है कि क्या था थर्ड जनरेशन में, और हमको बता भी दिए थे आप लोगों को कि थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज आप समझ चुके हैं, इसमें कोडिंग आप जैसे लिखते हैं कॉपी पर वैसे ही लिखेंगे आप कोडिंग कंप्यूटर पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अब फोर्थ में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आया। क्या आया फोर्थ में? क्योंकि एक बार हाई लेवल लैंग्वेज आया तो हाई लेवल लैंग्वेज के बाद फिर दोबारा कोई चीज चेंज तो नहीं हुआ। तो फोर्थ और फिफ्थ में भी हाई लेवल लैंग्वेज ही रहा, लेकिन बेसिक चेंज क्या हुआ वो थोड़ा समझा देते हैं। इसमें पहले कौन कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया वो देख लेते हैं। पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, ओरेकल, ये सब तरह के लैंग्वेज आए। तो पहले देखिए क्या लैंग्वेज आया। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो दो तरीके का करते हैं। एक होता है कंसोल बेस्ड और एक होता है विंडो बेस्ड। क्या होता है? कंसोल बेस्ड एंड विंडो बेस्ड। विंडो आप समझ रहे हैं क्या? विंडो, ये विंडो नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मतलब यूनिक्स से कैसे डिफरेंस है ये? ईस्ट टू एक्सेस, आखिर कैसे ईस्ट टू एक्सेस है? सब चीज का आइकॉन्स बना हुआ है कि नहीं? आइकॉन्स बना हुआ है, उस आइकॉन्स पर आप डबल क्लिक करते हो ओपन हो जाता है। यानी हर एक चीज का आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। यूनिक्स में आप क्या करते हो? कमांड देते हो, लिखते हो, तब सारी चीजें ओपन होती है। विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी कि ग्राफिक्स दिया हुआ है, क्लिक करो ओपन होगा। और डॉस मोड में या यूनिक्स मोड में हम लोग ओपन करने के लिए ओपन लिखते हैं, इंटर मारेंगे तो क्या आएगा? ओपन होगा। यानी हर एक काम करने के लिए लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो ये होता है विंडो बेस्ड। तो प्रोग्रामिंग में ही जैसे कंसोल बेस्ड किसको कहते हैं? कंसोल बेस्ड में थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं नोटपैड ओपन करके। कंसोल बेस्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या कि जैसे आपको एडिशन परफॉर्म कराना है, क्या परफॉर्म कराना है? एडिशन, दो नंबर को। तो दो नंबर को एडिशन के लिए आपको आउटपुट ऐसे आएगा। पहला आएगा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं कंसोल बेस्ड। इंटर फर्स्ट नंबर,
आप यहाँ पर नंबर डालेंगे 10, फिर आएगा इंटर सेकेंड नंबर, इसमें आप इनपुट डालोगे 20 और उसके बाद सीधे आ जाएगा, प्रोग्राम नहीं लिख रहे हैं, आउटपुट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा C = A + B, फिर प्रिंट C को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट, उसका आउटपुट लिख रहे हैं। एडिशन इक्वल्स टू आप क्या हो जाएगा 30, ये आ गया आपको आउटपुट। तो ये हो गया कंसोल बेस्ड, यानी कि वहां पर सिर्फ आपको मैसेज रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। टेक्स्ट समझ रहे हैं ना, सिर्फ लिखा हुआ रहेगा, कोई ग्राफिक्स नहीं होगा। अब इसी को हम ग्राफिकल यूजर में करते हैं, यानी कि विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या होगा कि यहां पर लिखा रहेगा इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, और उसके बाद यहां पर डिजाइन एक रहेगा, मैं डिजाइन उसको बना देता हूं, इस तरह के बॉक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस तरह का बॉक्स रहेगा, उसके बाद यहां पर एक बॉक्स रहेगा और यहां पर एक बटन रहेगा, इस पर लिखा रहेगा ऐड, और एक बटन रहेगा यहां पर क्या रहेगा? क्लियर, और एक और बटन रहेगा, इसमें रहेगा एग्जिट, ठीक है ना। और ये यहां पर अब मैं लिख देता हूं, यहां पर रहेगा इंटर सेकेंड नंबर, सॉरी यहां पर नहीं रहेगा, इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, कहाँ इरेजर मिलेगा? यहां पर रहेगा इंटर सेकेंड नंबर, लिख देते हैं, और यहां पर रहेगा क्या? एडिशन, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, देखिए ग्राफिकल कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करते रहेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा वही लिखाएगा ना, कर्सर ब्लिंक करते रहेगा। इसमें हम लोग जब भी प्रोग्राम को रन कराएंगे कुछ इस तरह स्क्रीन खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहेगा, यूजर यहाँ पर इनपुट डालेगा 10, फिर टैब मार के या इस पर क्लिक करेगा, इस बॉक्स में यहाँ पर इनपुट डालेगा यूजर 20, फिर यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए? तो ये हो गया विंडो बेस्ड, है ना, जहां पर ये क्या है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सारा ग्राफिक्स वाला काम हो रहा है, और ये नॉर्मल है। इंटर नंबर्स ऐसे ही आएगा मैसेज, और यहाँ पर ऐसे कर्सर ब्लिंक करते रहेगा, यहाँ पर हम लोग 10 प्रेस करेंगे फिर आएगा, यानी यहाँ पर कोई बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिंपल मैसेज होगा। किसमें? कंसोल बेस्ड में। किसमें होगा? कंसोल बेस्ड। क्लियर है? और अभी सिर्फ क्लियर पर क्लिक करेंगे तो सारा बॉक्सेस ब्लैंक हो जाएगा, एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे, इसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में जो लैंग्वेजेस था उसके थ्रू कंसोल बेस्ड ही प्रोग्राम होता था। क्या होता था? तो अभी क्या सॉफ्टवेयर आप कोई भी देखते हो कंसोल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, विंडो बेस्ड होता है ना। सारा बॉक्सेस, आप ऑनलाइन फॉर्म भी देखते हो तो हर एक तरह के उसमें बॉक्स होता है, हर एक बॉक्स का एक अपना अपना नाम होता है। अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स को कौन सा बॉक्स कहते हैं? टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? टेक्स्ट बॉक्स। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना तो लिखा रहता है इंटर योर नेम और आगे बॉक्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब आप प्रोग्राम डिजाइन करोगे या सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे तो पता है आपको कहेंगे कि एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करो। टेक्स्ट बॉक्स मतलब एक वैल्यू, एक लेबल हो और उसके बाद क्या हो? बॉक्स हो। क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स। इंटर नंबर, इंटर फादर नेम, है ना, इंटर पासवर्ड, इंटर ईमेल आईडी के बाद जो बॉक्स रहता है उसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। और ये जो रहता है इंटर फर्स्ट नेम उसको बोलते हैं लेबल। क्या बोलते हैं? लेबल, है ना। तो इसमें कितना लेबल है बताइए तो? 3 लेबल है। और इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बटन। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रहता है, बटन में पहले से वैल्यू रहता है, ठीक है ना। ऐड, क्लियर एंड एग्जिट। और एक ऐसे रहता है गोल वाला, उसको क्या बोलते हैं? जेंडर, मेल और फीमेल रहता है ना। ऑनलाइन फॉर्म सब देखा है ना, यहाँ पर मेल और फीमेल रहता है, यहाँ पर जेंडर रहता है। अब यहाँ पर इसको कौन सा बटन बोलते हैं? ऑप्शन बटन। क्या बोलते हैं? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बटन बोलते हैं या रेडियो बटन बोलते हैं।
ये एट द टाइम एक ही बटन क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। और इस तरह की बॉक्सेस भी होता है छोटा छोटा, जिसमें आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं तो टिक आता है, इसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं, या तो चेक करते हैं टिक क्लिक करके, या फिर क्लिक करेंगे तो अनचेक होगा, चेक और अनचेक। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन, ये रेडियो बटन है और ये क्या है, चेक बॉक्स है। कोई बताओ, कोई भी बता सकता है। नहीं, ऑप्शन तो वो नाम ही तुम दूसरा बोल रहे हो, है ना। रेडियो बटन कोई ऑप्शन बटन कहते हैं। बेसिक डिफरेंस कोई भी बता सकते हैं, पीछे भी बता सकता है। यस, रेडियो में एट द टाइम कोई एक ही सिलेक्टेड होगा और चेक बॉक्स में आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, यही बेसिक डिफरेंस होता है। आप एक से ज्यादा, जैसे हॉबी आएगा, आप चेक बॉक्स पर चेक कर सकते हैं। रेडियो में जेंडर, मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर जो भी होगा, है ना, इस तरह से आपका होगा। और एक आता है इस तरह भी बॉक्सेस, पढ़ाते पढ़ाते हम कहाँ चले, ठीक है, नहीं बता दे रहे हैं, जब आ गया तो इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा, होता ना है। जैसे कोर्स है, चूज योर कोर्स, एरो रहेगा, क्लिक करेंगे तो आएगा बीसीए, बीएससीआईटी, बीकॉम, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। क्लियर है। और एक होता है बड़ा सा बॉक्स, जिसमें हम लोग भरते हैं एड्रेस, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स और ये हो गया टेक्स्ट, इतना ही रहता है। टेक्स्ट एरिया जो मल्टी लाइन होता है, टेक्स्ट बॉक्स सिंगल लाइन होता है, उसमें एक से ज्यादा लाइन नहीं ले सकते हैं, इंटर मार के दूसरा लाइन नहीं ले सकते। दैट इज बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में आया कंसोल बेस्ड एंड फोर्थ जनरेशन में आया विंडो बेस्ड। और अभी सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं तो विंडो बेस्ड भी बनाते हैं, यानी पाइथन, विजुअल बेसिक, जावा आया है थर्ड जनरेशन में। लेकिन ऐसा नहीं कि थर्ड जनरेशन में आया तो सिर्फ उसमें कंसोल बेस्ड ही होता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरे यहाँ लैंग्वेजेस में आपका जावा भी शो हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपको जावा भी शो हो रहा है ना, विजुअल बेसिक भी शो हो रहा है। लेकिन जब इन लोग थर्ड जनरेशन में आया, लेकिन अपने आप को अपडेट करके इन लोग विंडो बेस्ड में भी चेंज किया, तो जावा कंसोल बेस्ड को भी सपोर्ट करता है और एक मिनट लेट मी कंप्लीट, विंडो बेस्ड को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर है। एंड फोर्थ कंप्लीट करने के उसके बाद आते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। एंड फोर्थ जनरेशन में आया आपको एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज भी आप पढ़ेंगे, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया और डेटाबेस आप पढ़ रहे होंगे। कौन सा लैंग्वेज, कौन सा पढ़ रहे हैं, क्या चीज पढ़ रहे हैं डेटाबेस के लिए, डीबीएमएस पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए कौन सा चीज पढ़ रहे हैं आप, फॉक्स प्रो। यानी फॉक्स प्रो यानी डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आपका किस पे आया, फोर्थ जनरेशन में आया। और फॉक्स प्रो के अलावा भी बहुत सारा ऑरेकल है, थर्ड ईयर में जाएंगे तो ऑरेकल के थ्रू डेटाबेस पढ़ेंगे, डीबीएमएस फर्स्ट ईयर में आप फॉक्स प्रो के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट आया आपको फोर्थ जनरेशन। क्लियर है। एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन में आपको एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, यानी रोबोटिक्स से रिलेटेड, सेंसर का प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग, ये किस पे आया, फिफ्थ जनरेशन में। और इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका मर्क्यूरी, OPS5, प्रोलॉग। ये सब लैंग्वेज के थ्रू हम लोग रोबोटिक्स डिजाइन करते हैं, सेंसर डिजाइन करते हैं, ऑटोमेटिक चीज डिजाइन करते हैं, जैसे ड्राइवरलेस कार का सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर आपको सेंसर का सॉफ्टवेयर बनाना है, ऑटोमेटिक चीजें वाले तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया गया है, जो आपको फिफ्थ जनरेशन में डिजाइन किया गया है। तो आपका बेसिक लैंग्वेज, क्यों बेसिक लैंग्वेज का डेराइव शुरुआत किस जनरेशन से हुआ था, थर्ड जनरेशन। बस यही है, और क्या। अब पूछो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्या आता है। हाँ, वो उसके लिए वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, मार्केट में बहुत सारा लैंग्वेज है। अब आपको दिमाग लगाना कि किसके थ्रू हम बनाए, है ना, उसके लिए लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर है तो उसका सिक्योरिटी कमजोर होगा, उसका सिक्योरिटी कमजोर होगा, उसका सिक्योरिटी एक्सेस कर जाता है। हाँ हाँ हाँ, जिस समय डिजाइन करेंगे उसी समय ना बनाएगा,
कोई चीज गाड़ी क्रैश हो जाता है, टक्कर मारने के बाद कोई क्रैश नहीं होता है, रोबस्ट होता है। किसी को 2 रेटिंग मिलता है, किसी को 5 रेटिंग मिलता है, डिपेंड्स ऑन कि कितना अच्छा बनाया है ना। आप अगर डिजाइनर है, आपको कोई कहेगा, आप अगर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, आपके पास आया कोई डिजाइन करने वाला, एक दुकान वाला कहेगा कि हम 500 रुपया देंगे, आप उसको कितना अच्छा सॉफ्टवेयर देंगे, लीजिए 500 रुपया में। उसको 10 चीज आपको बोल देगा कि हमको सिक्योरिटी नहीं, हैक होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए, फायरवॉल होना चाहिए, तो आप उसको पैसा बढ़ाइएगा। तो वो तो उसके ऊपर डिजाइन करता है कि कैसा वो डिजाइन करना चाहता है। क्लियर है? किस लिए पढ़ रहे हैं? बनाने के लिए सीख। मेहनत है, मेहनत करोगे तभी सीखोगे, बोलने से नहीं हो जाएगा कि सिर्फ हैक करना है, मेहनत करना पड़ेगा। ये तो अभी ABCD है, अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी, मेहनत और रेगुलरिटी। अभी तो ABCD पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चों को कह दो कि ABCD पढ़ो और उसको फिर कहो कि नरेशन बनाना है, 3 साल के बच्चों के वही बातें कर रहे हो, तो समझ जाओ कि कितना कंसिस्टेंसी से तुमको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा और तुम में डिफरेंस क्या है कि बच्चा सिर्फ जो कह रहा है, लोग बड़े लोग वही फोकस कर रहा है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग इतना ब्रॉड हो चुका है कि अगर हम 1 पैसे के कहेंगे तो तू 10 पैसे का सब दिमाग लगा सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म खुला हुआ है ना। अगर हम समझा दिए तो तुम नेट पर जाओ, उससे रिलेटेड आपको हजारों वीडियो मिलेगा, इधर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, तो उससे आप अपना इन्हांस कर सकते हैं। ये अंतर है। क्लियर है? चलिए, तो जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, क्वेश्चन है तुम्हारा, पूछो। क्या? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर पढ़ा रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, बस मेरा काम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सर से पूछो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ाई हो रही है ना। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमको सिस्टम में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पहली बार, है ना। ठीक है, तब तो हम थ्योरी ही पढ़ाने लगे विंडो, मेरा काम क्या है, प्रोग्रामिंग पढ़ाना, सर से पूछना। ठीक है, क्वेश्चन करना कोई ये नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। इसमें नोट में मैंने लिखा हुआ है द फर्स्ट 2 जनरेशन आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड में हाई क्या था, मशीन एंड असेंबली। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं व्हाट इज PLDT। फुल फॉर्म सबको याद हो गया होगा। अभी हम एक जन से पूछते हैं, तुम बताओ। नहीं याद किया है, देखो ऐसे कैसे चलेगा। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, थोड़ा सा हम ये रोकते हैं। तो PLDT के थ्रू देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे PLDT के थ्रू हम लोग का है प्रोग्रामिंग लॉजिक डिजाइन टेक्निक। आप कोई भी चीजें डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो पहले उसका लॉजिक सोचते हैं। क्या सोचते हैं? लॉजिक सोचते हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई भी, आपने सोचा कि एक घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए ऐसे नहीं कि आप सोचे घर बनाने, तुरंत से ईंट बालू और गिट्टी सीमेंट सब गिराए और तुरंत घर बनाने लगे, ऐसा नहीं होता है। पहले आप पूरा प्लानिंग कीजिएगा, और प्लानिंग करने के बाद आप एक्चुअल घर बनाने से पहले आप उसको क्या बनाइएगा, डिजाइन बनाएंगे। अपनी तो डिजाइन पर होता है ना, आर्किटेक्चर से संपर्क करेंगे, वो अपने आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर 2 रूम का घर बनाना है सिंपल, तो बेचारे अपने भी बना सकता है। अगर बड़ा सा घर अच्छा सा बनाना है तो आप आर्किटेक्ट से संपर्क करेंगे, आर्किटेक्ट से आप क्या करेंगे, वो पूरा डिजाइन बनाएगा, और उसी डिजाइन को आप एक्चुअल में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक में वही चीज पढ़ना है, एक्चुअल चीज नहीं पढ़ना है। 2 चीज हो गया, एक हो गया लॉजिकल और एक क्या हो गया, फिजिकल। जो कॉपी पर आपने डिजाइन बनाया है, घर का नक्शा बनाया है पेपर पर, वो क्या है, लॉजिकल है, उसमें तो आप रह नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसी को नक्शा उतारना ही क्या हो गया, फिजिकल। तो अगर आपको लॉजिकल बना हुआ है तो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो कोई भी आप काम करते हो, उसके पहले एक आप उसका स्टेप बना लेते हो कि इस स्टेप से इस स्टेप तक चलेंगे तो मेरा काम क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही है PLDT, यानी कि एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन कौन सा टेक्निक अपनाने पड़ेगा, वही है PLDT, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक। सिंपल मैं अगर बताऊं कि 2 नंबर को ऐड करने के लिए, रोज ही बोलता हूं ये चीज कि 2 नंबर को आपको ऐड करना है, तो इसमें भी लॉजिक है।
क्या लॉजिक है? तो पहला नंबर लेंगे a इक्वल टू 10 या कुछ भी, दूसरा नंबर के लिए दूसरा वेरिएबल लेंगे b इक्वल टू समथिंग नंबर, तीसरा वेरिएबल लेंगे c इक्वल टू a प्लस b, एंड चौथा बार लेंगे प्रिंट c। तो यही हो गया लॉजिक, कि आपको लॉजिक ढूंढना है, ठीक है। तो यही सारा चीज पढ़ेंगे। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम में हुआ। आप बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जैसे आपको बता दिया गया कि आपको एक कॉलेज में गए और उस कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनाना है, और स्टूडेंट का पूरा अटेंडेंस का स्टूडेंट खुद पंच करेगा, उसके बाद उसका पूरा सारा डिटेल्स चला जाएगा कि आप कितने दिन प्रेजेंट हैं, कितने दिन एब्सेंट हैं, कितना एब्सेंटी फील है, इसका सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर पर बैठे हो तुरंत बनाने लगे। उसके लिए पहले आप लॉजिक खोजिएगा, क्या इनपुट में कौन कौन सा चीजें होनी चाहिए, स्क्रीन है ना, लॉगिन करेगा तो उसके बाद क्या मैसेज आना चाहिए। पहला पेज हो गया क्या, लॉगिन, लॉगिन होगा ना, इसमें होगा इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड। अब लॉगिन से पहले होगा क्या, साइन इन, पहले तो रजिस्टर होगा। तो ये सब पहले आप सोचिएगा, यही क्या हो गया, डीएलडीटी, डेवलपमेंट टेक्निक, यानी एक्चुअल डेवलपमेंट करने से पहले आप क्या क्या टेक्निक सोचते हैं, वही चीज क्या पढ़ना है, डीएलडीटी में पढ़ना है, ठीक है। तो इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट टेक्निक ऑब्लिक टूल्स। It is a process in which we write any program according to requirement, यानी requirement क्या है, प्रोग्राम में किस तरह के आउटपुट चाहिए, with the help of development tools such as algorithm and flowchart। यानी कि हम लोग इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट पढ़ेंगे, यही दोनों पढ़ना है टेक्निक तक, है ना। ऐसा नहीं ना है कि आर्किटेक्चर लोग, आप भी घर के नक्शा नहीं ना बना दीजिएगा, उसके लिए वो पढ़ाई करेगा ना कि कैसे एक डिजाइन बनता है, नक्शा बनता है। तो आपको भी यहाँ पर किसकी डिजाइन बनानी है, प्रोग्राम्स की। तो प्रोग्राम्स के डिजाइन बनाने के लिए हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट, है ना। कोई ये बता सकते हैं कि एल्गोरिथम पहले से कभी किसी ने सुना है, एल्गोरिथम क्या होता है, बताओ एक दिन, क्या होता है एल्गोरिथम? प्रोग्राम को बनाने के लिए या फिर किसी भी काम को करने के लिए सर हम तो सोचते हैं, हम उसको लिखते जो है सर टाइम, मतलब स्टार्टिंग टू एंड जो भी स्टेप को हम लोग लिखते हैं वही चीज क्या हो गया, एल्गोरिथम। जैसे एक एग्जांपल पिछले क्लास में दिए थे कि आपको चाय बनाना है, तो आप क्या क्या करोगी, स्टेप 1 में क्या करोगे आप, है ना, पहले पानी लोगे, स्टेप 2 में उसमें दूध मिक्स करोगे, स्टेप 3 में उसमें चाय मिक्स करोगे, स्टेप 4 में चीनी मिक्स करोगे, स्टेप 5 में उसको थोड़ी देर क्या करने दोगे, खौलने देंगे, स्टेप 5 में उसको फिर छान लेंगे, स्टेप 6 में सर्व कर देंगे, है ना। उसके आगे मत करो, तो उसके स्टेप 6 में उसको देने जाएंगे, फिर उसको पिलाएंगे, फिर उसके पहले ये नहीं सोचना है कि हम चीनी खरीदने जाएंगे, चाय को वैसे सोचिएगा तो सोचते रह जाएगा। तो आपको यही चीज क्या है, यानी एल्गोरिथम इज द प्रोसेस टू डिफाइन एनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट टू एंड करने में कौन कौन सा स्टेप यूज होगा, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। यहाँ पर हम सिखाएंगे एल्गोरिथम बनाना, क्लियर है। और एक होता है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट भी एक एल्गोरिथम ही है, बट फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एल्गोरिथम में हम लोग लिखते हैं चीजों को, है ना, और फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी उसमें हम लोग डिजाइन बनाते हैं। जैसे सपोज आपको घर बनाना है, एल्गोरिथम क्या होगा, लिख दिए स्टेप, यहाँ लिख दिए कि एक रूम होना चाहिए, उसके बाद यहाँ बरामदा होना चाहिए, यहाँ पर डाइनिंग रूम होना चाहिए, यहाँ पर ड्राइंग रूम होना चाहिए, है ना, यहाँ पर किचन हो, वो लिख दिए, ये हो गया एल्गोरिथम। और उसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में पूरा डिजाइन बनाया, वो क्या हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। तो ये दोनों के थ्रू ही हम लोग डिजाइन टेक्निक में यूज करते हैं, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आगे ये दोनों चीजों को हम लोग को पढ़ना है, समझ रहे हैं चीजों को। अब हो गया जैसे प्रोग्रामिंग टेक्निक। अब थोड़ा सा इससे लिख से हट के आते हैं, इसी में है। जैसे एल्गोरिथम जो लिखते हैं, वो एल्गोरिथम या प्रोग्राम दुनिया में कभी भी जाइएगा तो वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, चाहे वो एल्गोरिथम लिखे या प्रोग्राम लिखे। मैं इसको थोड़ा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट होता है सीक्वेंशियल, एंड सेकेंड क्या, सिलेक्शन। ये लगता है आपने पढ़ा है क्या, सिलेक्शन का दें या डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं।
चलिए तो इस पर डिस्कस करना हम लगता है आगे बढ़ जाए। थर्ड हाइड्रेशन, क्या होता है? हाइड्रेशन। अच्छा, जब तक हम नहीं थे सर पढ़ाए होंगे। हाइड्रेशन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग भी। क्या बोलते हैं? और इसको भी अलग अलग नेम है, डिसीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, और कंडीशनल भी कह सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं, ये 3 ही तरह के प्रोग्राम होता है, और ये जो प्रोग्राम बना रहा हूं क्यू बेसिक नहीं बता रहे हैं, ये भी दिमाग में नहीं रखिएगा। ये जो तरीका बता रहे हैं वो क्यू बेसिक नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। अभी आप पीएलडीटी पढ़ रहे हो ना, तो क्यू बेसिक के लिहाज से नहीं पढ़ रहे हो, पीएलडीटी आपको किसी में भी इंप्लीमेंट होगा, है ना, ठीक है। तो प्रोग्राम सिक्वेंशियल, सिलेक्शन बेस्ड, जिसको डिसीजन और कंडीशनल कहते हैं, और क्या होता है तीसरा होता है आइटरेशन और लूपिंग। अब देखिए प्रोग्राम में सिक्वेंशियल क्या होता है, फर्स्ट हम लोग आते हैं। जैसे प्रोग्राम में आप नंबर ऑफ लाइंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ लाइंस, जिसको हमने बोला कि स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट। जैसे आपने क्या लिखा, मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। सपोज ये प्रोग्राम है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ लाइन। ये फर्स्ट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? फर्स्ट का। सिक्वेंशियल आप जान रहे हैं, सिक्वेंशियल कहने का मतलब क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई भी बीच का स्टेटमेंट को मिस नहीं करना, दैट इज अ सिक्वेंशियल। फर्स्ट लाइन किया, सेकेंड लाइन किया, थर्ड लाइन किया, फोर्थ, देन फिफ्थ, सो ऑन, जितना लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोग्राम, एक मिनट इसको लगाना नहीं तो ऑफ हो जाएगा। चलिए, तो सिक्वेंशियल में आपने 5 लाइन का कोडिंग लिखा। क्या होता है कि प्रोग्राम जब आप लिखोगे तो प्रोग्राम को लिखने के बाद आप उसको क्या कराते हो? रन कराते हैं। रन कराएंगे, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट कराना, तब वो आपको क्या देगा? आउटपुट देगा। तो जब प्रोग्राम मशीन के अंदर जाता है तो मशीन के अंदर या तो कंपाइलर होगा या फिर क्या होगा? इंटरप्रेटर होगा। तो एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी टॉप टू बॉटम चलता है। कंपाइलर के पास जाता है तो टॉप टू बॉटम, और हर एक लाइन को समझता है। पहला लाइन क्या है, तो जो पहला लाइन में होगा उसका आउटपुट देगा। दूसरा लाइन क्या है, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन, पांचवा लाइन, जिस लाइन में जो आप लिखोगे उससे रिलेटेड आपको आउटपुट देगा। तो ये तो सिक्वेंशियल है, क्लियर है, यानी कि सारा लाइन इसमें टच करेगा, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइन स्किप नहीं करेगा। अब देखिए डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। डिसीजन मेकिंग में जैसे हमने 4 लाइन का बनाया प्रोग्राम, ये 2 लाइन दे दिया, एक साथ कर दिया, और ये 2 लाइन को एक साथ कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये 2 लाइन काम करेगा तो ये दोनों लाइन काम नहीं करेगा। आप बनाएंगे, बताएंगे, हम अभी नहीं दिमाग लगाना है कैसे नहीं करेगा, क्योंकि हम इस चीज को क्या करेंगे, बताएंगे। अभी समझना है कि कैसे करे, कैसे काम करता है। और अगर ये काम कर गया तो ये काम नहीं करेगा, यानी दोनों में से कोई एक ही काम करेगा, है ना। ये होता है ट्रू पार्ट, और ये क्या होता है? अगर ट्रू कर गया है तो फॉल्स नहीं करेगा, और फॉल्स कर गया है तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। जैसे देखिए, आपको सपोज ये रास्ते हैं, कहीं जाना है, आप यहां शुरू किए ए पॉइंट से, ठीक है, और यहां पर जाके ना रास्ता ऐसे हो जाता है ना। तो आप कोई एक ही रास्ता में जाएंगे, या तो इसमें जाएंगे या फिर इसमें जाएंगे, कोई एक ही स्टेटमेंट। जब इसमें जाएंगे तो ये नहीं होगा, और जब इसमें जाएंगे तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। यानी यहां पर आपके आके आपको क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। पहली बार में आप इधर होके आ गए, इधर छोड़ दिए, दूसरी बार में आपको इधर मन कर गया, इधर चले गए। ये होता है डिसीजन मेकिंग, जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशन। और कंडीशन लग जाता है तो होता है ना कि कंडीशन लगा दिए, या तो इधर जाओ फिर
या फिर सिलेक्शन, नाम से भी देखिए, या फिर क्या है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना है यहाँ पर आके, या आप इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये भी प्रोग्राम होता है। क्लियर है? और ये कहाँ बनता है बता देते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप कोई नंबर लिए बोलेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, ऑड है कि इवन है। ठीक है, प्राइम है कि, प्राइम नंबर जानते हैं सब कोई, है ना, प्राइम है कि नॉन प्राइम है। ठीक है, तो ये सब नंबर में आपको आएगा। ठीक है, पास है कि फेल है, या तो पास होगा या फिर फेल होगा। तो इस तरह के कहते हैं डिसीजन मेकिंग। लेकिन डिसीजन मेकिंग में सिर्फ डिसीजन मेकिंग ही नहीं होगा। देखिए ये पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग और सीक्वेंशियल दोनों ऐड है। क्या होता है कि जब आप चीजें पहले पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पहले वाले चीजों को यूज करते हैं ना। तो यहां से यहां तक क्या है इस प्रोग्राम में अगर देखेंगे तो सीक्वेंशियल है, यहाँ डिसीजन है। जैसे मैं एक डिजाइन कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, ये सीक्वेंशियल और डिसीजन मेकिंग दोनों है। यहां से काम किया 1 2 3 4, अब यहां पर आके क्या लेना पड़ेगा उसको डिसीजन, या तो ये तीनों काम करेगा या फिर ये वाला एक काम। अब कहेंगे सर एक में 3 ले लिए एक में ये ले लीजिए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। एक रास्ता ये यहां तक चल जाता है, इसमें दो दो लड्डू मिलेगा, इसमें एक ही लड्डू मिल रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आपको किधर जाना है। क्लियर है? तो इसमें भी आपको ये ट्रू पार्ट है और ये फॉल्स पार्ट है। समझ गए? ये होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब आता है आइटरेशन। क्या आता है? आइटरेशन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं लूपिंग। लूप मतलब होता ही है घूमना, रिपीट होना। आइटरेट मतलब होता ही है क्या? रिपीट होना। क्या होना है? रिपीट होना। जैसे देखिए क्या होगा इसमें, आप इससे थर्ड को समझिएगा। यहाँ पर जैसे ये लाइन है, 3 लाइन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। दिमाग में हमेशा रखना है कि प्रोग्राम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलता है। पहला लाइन एग्जीक्यूट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर यहां लौट जाए। और कभी भी दिमाग में नहीं रखना है अभी दिमाग में कि सर कैसे लौटेगा, ये हम दिखाएंगे, क्योंकि ये हमने नहीं ना बनाया है, जो बनाया है वो कहता है कि लौट जाएगा और ये दिखाएंगे हम। अभी सिर्फ एग्जाम्पल और लॉजिक खोजना है कैसे होता है। अब ये लौटेगा, है ना, यहाँ पर लौटेगा। अब आपको तय कराना है कि कितनी बार लौटेगा, है ना। अगर मैंने इसको दे दिया 5 बार कि 5 बार ये रिपीट होगा, तो ये तीनों लाइन कितनी बार प्रिंट करेगा, काम करेगा 5 बार। ऐसा प्रोग्राम होता है। अगर मैं कह दूं कि एक मैसेज प्रिंट कराइए स्क्रीन पर, सीमेज कॉलेज, आप यहाँ पर प्रिंट लिखिएगा। प्रिंट से प्रिंट करता है ना, आपने देखा नहीं है बट हम कह रहे हैं तो मानिए अभी, ठीक है ना। प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सीमेज। ठीक है, कितनी बार प्रिंट करेगा? एक बार। 5 बार कैसे प्रिंट करेगा? एक बार प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा कि 5 बार प्रिंट सीमेज को प्रिंट कराना है, तो सीक्वेंशियल आप बनाइएगा तो प्रिंट सीमेज कितनी बार लिखना पड़ेगा? 5 बार। लेकिन अगर आपको कह देगा कि 1000 बार प्रिंट सीमेज प्रिंट कराना है, तब आपको लूपिंग का लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसे मशीन में उसको डाल देंगे, है ना, कुछ ऐसे मशीन में प्रिंट सीमेज को डाल देंगे जो खुद 1000 बार घूमता है। तो 1000 बार घूमेगा तो प्रिंट सीमेज को भी कितनी बार घुमाएगा? एक बार घूमेगा। तो उसका काम है प्रिंट सीमेज, प्रिंट करो, फिर आया प्रिंट सीमेज, प्रिंट करो। तो ये हो गया लूपिंग, जहां पर कोई भी लाइंस, कोई भी स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा बार रिपीट होके एग्जीक्यूट होता है। समझ गए? तो ये 3 तरह के प्रोग्राम होता है। कोई भी लैंग्वेज में, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में चल जाइएगा और ये 3 तरह के आपको समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग आपको आ जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सीक्वेंशियल बनाते हैं, कैसे हम लोग डिसीजन मेकिंग बनाते हैं, और कैसे हम लोग, ये तो अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर प्रैक्टिकली जानेंगे कि कैसे आखिर क्या है। हवा में घर ऐसे बना दिए, लेकिन उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, तभी ना बनाएंगे। तो इसी तरह ये हो गया आपको 3 तरह के प्रोग्राम्स हो गए। सब लोग समझ गए? एक प्रोग्राम ऐसा भी होगा जिसमें तीनों होगा, सीक्वेंशियल भी होगा, डिसीजन मेकिंग भी होगा और लूपिंग भी होगा। ठीक है, तीनों भी हो सकता है। जो पहले पढ़ लिए वो आगे आ सकता है। ठीक है, चलिए क्या तीनों हो उसका एग्जाम्पल अभी अगर बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम हम लोग रन नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
प्रोग्राम रन नहीं कर रहे हैं तो वो दिमाग में नहीं आएगा। थोड़ा और आगे बढ़ो तब थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। किसके थ्रू? वो तो यार वो तो सॉफ्टवेयर थोड़े बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर थोड़े है, वो तो वीडियो कन्वर्टर है, वो हम लोग थोड़े सॉफ्टवेयर बनाए, वो सॉफ्टवेयर पहले से बना हुआ है। अच्छा कोई हैंड रेज किया है, हैंड रेज एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अनम्यूट करके पूछो। क्या आवाज नहीं आ रहा है आज मेरे पास, माइक लेके आए नहीं। चलिए तो ठीक है, अब आते हैं, और पीएलडीटी आप समझ चुके हैं। अब आते हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक। प्रोग्रामिंग टेक्निक, दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तभी तो हाँ, आगे है स्ट्रक्चर्ड में, चूंकि हमको समझाना था, तो कभी कभी क्या होता है ना कि टर्म्स जो आगे होते हैं ना बीच में आ जाता है, तो थोड़ा उसके चलते समझाना पड़ता है, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? तो दो तरह के हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो अब आपको देखिए एकदम से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर्ड क्या होता है। जिस प्रोग्रामिंग टेक्निक में ये तीनों रूल फॉलो होता है, कौन कौन? सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता है। यानी क्यू बेसिक स्ट्रक्चर्ड, सी इज स्ट्रक्चर्ड, C++ इज स्ट्रक्चर्ड, सारा स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन जिसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसे आपका कौन हो गया, अभी आप पढ़ रहे हैं फॉक्स प्रो, उसमें भी आप कोडिंग करेंगे टेबल बनाने के लिए, बताए होंगे सर उसमें ऐसा कुछ, अभी तो थ्योरी उसमें भी चल रहा हो, हर जगह थ्योरी चलेगा, जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल आता नहीं है। तो उसमें भी आप बनाएंगे टेबल वगैरह, तो फॉक्स प्रो देखिएगा अनस्ट्रक्चर्ड है, यानी फॉक्स प्रो जब आप यूज कीजिएगा तो वहां पर कहीं पर भी आपको सिक्वेंशियल ही बनेगा, डिसीजन मेकिंग लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फॉक्स प्रो पढ़ेंगे उसके लिए, ऑरेकल पढ़ेंगे, एसक्यूएल पढ़ेंगे, है ना, ये सब चीज है जिसमें ये तीनों कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कि स्ट्रक्चर्ड क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ठीक है। सर ये तो पार्ट में है तो प्रोग्रामिंग टेक्निक यहाँ का। पर लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, structured programming is a type of programming that generally converts large or complex program into more manageable and a small piece of code। एक चीज और समझना है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एक और चीज हम लोग क्या करते हैं, ये भी समझा दे रहे हैं। जैसे आपको प्रोग्राम जब आप बनाएंगे, तो अभी मैंने जितना भी एग्जांपल आपको प्रोग्राम के दिया है ना, वो दिया 4 लाइन 3 लाइन ऐसे खींच दे रहा है, ये आपका प्रोग्राम हो गया 4 लाइन। ऑब्वियसली 2 नंबर के जोड़ने वाले में कितने लाइन हो रहा था? 4 लाइन, 2 वेरिएबल में इनपुट, तीसरा में स्टोर करना और चौथा लाइन में प्रिंट करना सीखा। तो अब ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार प्रोग्राम आपको 4 ही लाइन का है, अभी नया नया आप सीखिएगा 4 लाइन का, 10 लाइन का, 20 लाइन का, 100 लाइन का, 150 लाइन का। जब आप सॉफ्टवेयर बनाइएगा तो 5000 लाइन 10,000 लाइन का भी प्रोग्राम होगा। तो अब सोचिए कि जब काम बढ़ता है तो हम लोग काम को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये तो ऑब्वियसली रियल लाइफ रूल भी है, रियल लाइफ में भी एग्जांपल है कि सपोज अगर काम बढ़ जाएगा तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया सेम। जैसे एक काम है उसको 4 लोगों के बीच बांट देना है, बड़ा काम हो गया, तो ऑब्वियसली पहला लोग को देखेंगे तो उसके अनुसार पहला को देखेंगे तो सेम टाइप के काम उसको देंगे, है ना। ऐसा नहीं ना देंगे कि कुछ काम पहला में भी वही काम हो और कुछ काम दूसरा में भी वही काम। डिवाइड करने का एक क्या होता है? क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो इसमें भी होगा कि पहले बेस तैयार करना, फिर पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार कर देना, फिर इसको पूरा रेनोवेशन करना, डिजाइन वगैरह करना। 3 काम हुआ ना, तो 3 अलग अलग लोगों को देंगे ना। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम में भी रियल लाइफ का ही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं कि प्रोग्राम में नंबर्स ऑफ लाइंस, नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स जब ज्यादा हो जाए तो प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में ये भी करते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि अगर आपको मैंने कहा कि एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो बेसिक कैलकुलेटर आप सोच के देखो, 4 कम से कम उसमें ऑपरेशन तो होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड, है ना।
अब एक एडिशन के लिए आपको कितना लाइन लग रहा है? 4 लाइन, 4 लाइन लगा था ना पहली बार, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी 4 लाइन लगेगा, ठीक है। उसके बाद 4 लाइन, एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए भी 4 लाइन, और डिवीजन के लिए भी 4 लाइन। तो इसको हम प्रोग्राम एक ही है, काम एक ही है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने का प्रोसेस आप जान ही गए कि एडिशन समझ गए कि या 4 काम कर रहा है तो एक एडिशन कर दिए, एक सब्ट्रैक्शन, एक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं, है ना। जैसे अभी कहे ना कि आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट का अटेंडेंस का, उसमें बताएं कि एक आपको बनेगा लॉगिन फॉर्म, है ना, एक बनेगा साइन इन का, एक बनेगा आपको क्या आपके पास मैसेज जो आएगा कि कितना एब्सेंट है, कितना डिटेल्स है। तो ये सारे काम प्रोग्राम को हम अलग अलग डिजाइन करके और फिर एक साथ क्या करेंगे, कंबाइंड करके एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो यही चीज लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग that generally converts large or complex program into more manageable and a small piece of code। यानी लार्ज जब बन जाता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। और हर एक पार्ट को हम लोग कहते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में? फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं, सब प्रोसीजर बोलते हैं, रूटीन बोलते हैं, सब रूटीन बहुत नाम देते हैं, लेकिन मेन पॉपुलर का नाम क्या है? फंक्शन है। तो अभी हम कितना फंक्शन इसमें बनाए? 4 फंक्शन बनाए, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा बताओ तो जरा, कुछ लॉजिक दिमाग में आ रहा है? क्या फायदा होगा? एक जन बोलो, हाँ बोलो, क्या फायदा होगा? बोलो तुम। हाँ कन्वीनियंट थोड़ा सा बनाने में बड़ा प्रॉब्लम है, उसको तो पार्ट पार्ट करते रहेंगे, टाइम पीरियड में किस टाइम पीरियड कर लेना है। हाँ, मतलब एट द सेम टाइम हम एडिशन का जब बना रहे हैं तो उसी पर फोकस करना है कि भाई क्या दिमाग में लेना है, कितना कितना वैल्यू लेना, ये आसान हो गया। दूसरा हो गया कि मैनेज करने में आसानी है। मैनेज करने में मतलब क्या होगा कि अगर सपोज आप प्रोग्राम को रन करा, वैल्यू डाला आपने, कोई वैल्यू डाला और उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं दे रहा है, तो ऑब्वियसली हमको सब्ट्रैक्शन का कोडिंग को तो सेपरेट किया हुआ है, एक का पार्ट है बट सेपरेट कर दिया गया है 4 लाइन में। तो हम सीधे जाएंगे सब्ट्रैक्शन में और हम वहां एरर फाइंड आउट करेंगे। चारों लाइन कोडिंग मिला के 16 लाइन्स है, तो हमको अगर एक साथ प्रोग्राम बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ सब्ट्रैक्शन वाला लाइन घुसा हुआ है। लेकिन अलग अलग करेंगे तो जहां पर प्रॉब्लम होगा उसी सेगमेंट में जाएंगे, उसी फंक्शन में जाएंगे और काम करेंगे। और आप भी बनाएंगे, जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बनाना होगा फंक्शन बेस्ड, क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया 4000 लाइन का कोड है, कोई डिवाइड नहीं किए, सब में एक में घाल मेल कर दी, अब क्या होगा कि दूसरा है ना, आपने बना के किसी क्लाइंट को दे दिया, अब क्लाइंट में कभी प्रॉब्लम हो गया, अब वो क्लाइंट कोई दूसरा डेवलपर के पास जाता है, दूसरा डेवलपर को दिमाग पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या किया इसमें, तो कुछ समझे में नहीं आ रहा, कौन क्राइटेरिया से बनाया है। जैसे आपके यहाँ वायरिंग कर देता है ना, तो वैसे डेवलपर लोग भी होता है, वो कोई मैनेज करके बनाता है कोडिंग, कोई मैनेज करके नहीं बनाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होगा अगले को, वो कहेगा कि बकवास बनाया है, ना इसको फंक्शन यूज किया है, ना प्रोग्राम देना चाहिए कि यहाँ एडिशन है, यहाँ सब्ट्रैक्शन है। तो ये चीज आपको बनाना होगा। तो यही चीज है स्ट्रक्चर्ड में, ठीक है। द स्मॉल पीस ऑफ कोड्स आर यूजुअली नोन एज फंक्शन और मॉड्यूल्स और सब प्रोग्राम्स। नाम समझ गए? इट इज नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नो वरी, इतना नाम आ रहा है सर और नाम नया नया रोज आ रहा है, याद कैसे हो रहा है? डोंट वरी, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कम से कम पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद चीजें आती जाएगी तो आपको क्लियर होती जाएगी। समझ गए? यस सर। तो बस इतना ही करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में भी 2 पार्ट है, प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। चलिए, तो अटेंडेंस हम ले लेते हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लो जो है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का आवाज आज नहीं आ रहा है। केशव मिश्रा, मेरी आवाज जा रही होगी लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं अब कौन सा? तो सॉरी सर ये जो प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है इसका पार्ट है क्या ये? आ रहा है, बहुत कम आ रहा है आवाज, क्यों नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। हेलो, क्या हो गया? क्या जोड़ना है?
क्या होता है ना, जैसे देखो बताते हैं, एक मिनट इसको